ठीक है, तो हमने यहाँ पे छोड़ा था इसको। नीचे शुरू करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो अभी की हमारी ज़रूरतें हैं उसको हम ऐसे पूरा करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उनकी ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें या उनके लिए रिसोर्सेज की कमी ना हो। ठीक है, मतलब वो जो उनकी नीड्स हों वो फुलफिल हो जाएं, हम अपनी भी नीड फुलफिल करें और उनकी भी ज़रूरत के लिए ध्यान रखें। ठीक है। ठीक है, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? पहला, कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल इन मैनेजमेंट। तीसरा, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटरी अप्रोच एंड कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोग्रेसिव सोशल ट्रेडिशन एंड कल्चर। ठीक है, तो ये सब सस्टेनेबल डेवलप प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फिर पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या है? इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक। ठीक है। फिर हिस्ट्री क्या है भाई? अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब अच्छा यहाँ से दिया रायो समिट। लेकिन रायो समिट से पहले ही शुरू हुआ था। जो ब्रुकलैंड, आपने सुना होगा ब्रुकलैंड रिपोर्ट, उसमें सस्टेनेबल की डेफिनेशन आई थी और उसमें बताया गया था कि लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ शायद उस रिपोर्ट का नाम था। और उसी के बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, मतलब जो अभी चर्चा में है वो वाला। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया गया है? फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एजेंडा 21, रायो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूएनएफसीसी। ये दोनों तो, ये और ये तीन चीज तो राय समिट में आए हैं। ठीक है, राय समिट 1992, ये यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या हुआ? अ, अच्छा, इसमें ये सब निकले थे। ठीक है, तो ये इसमें टाइमलाइन दिया है, ये टाइमलाइन अच्छा है। 1987 ब्रुटलैंड रिपोर्ट, इसका था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया था। 1972 में यूएनईपी बनाया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हम्म फिर अच्छा, 1789 में मालथूस प्रिंसिपल कहा जाता है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हाइल सबसिस्टेंस कुड ग्रो इन ओनली इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, लेकिन जो अरिथमेटिक मतलब सबसिस्टेंस जिस पर वो डिपेंड होते हैं, ठीक है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिकग्निशन मिला था। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें क्या है? रायो डिक्लेरेशन, इसमें 27 प्रिंसिपल थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ठीक है, एजेंडा 21, इसमें 21 का मतलब है 21st सेंचुरी। ठीक है, ये इसमें क्या, जो एक्शन लेने हैं फ्यूचर में, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए, उसका मेंशन था। फिर फॉरेस्ट प्रिंसिपल प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉरेस्ट्री। सीएसडी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएनसीईडी डिसीजंस। ठीक है, फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल फेमस है। ये सीओपी 5 था शायद, 4 या 5 ऐसे कुछ था, एग्जैक्टली याद नहीं है। क्योटो 5 था नहीं, देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें मतलब ग्रीन हाउस गैस के बारे में, हाँ, जीएचजी इमिशन और कार्बन क्रेडिट के बारे में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। 2000 2000 क्या था? मिलेनियम समिट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इसमें डिसाइड किए गए थे। जो अभी एसडीजी चलता है ना, एसडीजी, ये उसका प्रीकर्सर था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसी का एसडीजी का प्रीकर्सर था ये। ठीक है, पहले डिसाइड होता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, वो वैसे भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद सक्सेशन में एसडीजी आया। ठीक है, ये 2001 से 2015 तक था, 2015 से 2030 तक, 2015 से 2030 तक एसडीजी है। ठीक है, फिर 2002 में जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग फॉर अ 10 ईयर असेसमेंट ऑफ रायो आउटकम। तो इसको रायो प्लस 10 कहा गया। ठीक है, 2002 में रायो समिट हुए थे, जो जैसे अर्थ समिट 1992 में होता। ठीक है, वो रायो में था। रायो कहाँ में? ब्राजील, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें क्या क्या है? 2012 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको रायो प्लस 20 कहा गया। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर लॉन्च्ड, एसडीजी, एसडीजी इसी में लॉन्च हुआ था। ठीक है, रायो प्लस 20 में 2012 में हुआ था।
ठीक है, 2010 में हमने देखा था राय+10 था जोहान्सबर्ग, और ये ऐसे लिखा नहीं कहाँ पे हुआ, ठीक है, रायो 20 है। दीज आर बेस्ड ऑन एजेंडा 21 एंड जोहान्सबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसकी डेडलाइन है 2030, बताया था 15 से 30 तक है ये। दीज आर 17 गोल्स विद 169 टारगेट, मतलब 17 गोल है मेनली, और उसके अलग अलग टारगेट हैं, तो 169 टारगेट्स हैं। तो फॉर एसडीजी द बेस लाइन इज फ्रॉम 2015 estimates was 990 from MDGs. ठीक है, SDGs came into effect in January 2016. Agenda to 2030 has five overarching themes known as 5 PS. कौन सा? People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership, which span across 17 SDG. ठीक है, इसमें SDG शायद दिया हुआ भी देखेंगे, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि कौन सा SDG किससे रिलेटेड है, या उनको मेंस में क्वेश्चन आया है ऐसा कि अ, इस कौन से हैं उसको डिफाइन करने को। ठीक है, एसडीजी फाइनेंसिंग लैब, ये क्या है? एन ओईसीडी लेड इनिशिएटिव दैट स्ट्राइव फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर्स एंड पॉलिसी लीडर्स ऑन हाउ टू इंश्योर द रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव द 2020 एजेंडा। ठीक है, एसडीजी फंड भी बनाया गया, क्रिएटेड इन 2014 बाय यूएन टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये नहीं पता कि कहाँ पर, मतलब ऑब्वियस बात है, जो डेवलप नेशन है उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर जो डेवलपिंग नेशन है या लीस्ट डेवलप है उनको जरूरत पड़ती है फंड वगैरह की। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं? नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं, नो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इंडस्ट्री इनोवेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, ये जो मरीन लाइफ होती है खासकर ओशन वाली, ठीक है, उससे रिलेटेड है, लाइफ ऑन लैंड, और पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ठीक है, तो ये 17 एसडीजी गोल्स हैं। फिर पोवर्टी हंगर हेल्थ, ठीक है, ऐसे याद रख लो, पोवर्टी हंगर हेल्थ, फिर एजुकेशन इक्वालिटी और सैनिटेशन, एजुकेशन इक्वालिटी सैनिटेशन, क्योंकि वाटर वाला तो जैसे इसमें भी है तो क्लीन वाटर पीने के लिए होगा, ठीक है, लेकिन लाइफ बिलो वाटर 14 वाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलो कोई नहीं। फिर इंडिया एंड एसडीजी, इंडिया में जो एसडीजी है वो कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की सेट करती है एजेंडा अपना। फिर एसडीजी इंडेक्स बनाया गया इंडिया में, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसमें नीति आयोग ने बनाया, जो हमारा एसडीजी का प्रोग्रेस है स्टेट वाइज उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, 23 states have prepared vision document and action plan to guide their effort on the SDGs. Niti Aayog is collaborating with IMF on estimating the financial cost of achieving SDGs. ठीक है, क्योंकि ये जो गोल्स हैं ये ओवर आर्चिंग गोल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हमने ठान लिया एक दिन में और अगले दिन पूरा हो गया, इसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए होगा, खासकर जैसे फंड वगैरह चाहिए होगा, पैसे चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी सही होंगी। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? इसके लिए जो नीति आयोग है उसने आईएमएफ से कोलैबोरेट किया और एस्टिमेट करेगा कि कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए जो एसडीजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी क्या है? लो कार्बन ग्रोथ, रिसोर्स एफिशिएंट और सोशली इंक्लूसिव। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, सोशली इंक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है, जो ग्रीन इकोनॉमी है, और रिसोर्स एफिशिएंट ये तो पता चल रहा है, और लो कार्बन ग्रोथ ये भी पता चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑब्वियस हैं और ये भी है। ठीक है, सोशली इंक्लूसिव, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। ठीक, ये डेफिनेशन है। फिर क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, पेज, पेज कई बार न्यूज में है, पेज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन एंड ऑन ग्रीन इकोनॉमी, launched in 2013, aim to put sustainability at the heart of economic policies and practices to advance the 2030 agenda for sustainable development. Page brings together 5 UN agencies, कौन कौन से? UN Environment, Indian International Labour Organization, UN Development Program, UN Industrial Development Organization और यूएन इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये सब यूएन की इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबको एक साथ लाता है पेज। ठीक है,
मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ EIA यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, इट इज अ स्टडी ऑफ टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड मतलब जो EIA होता है नॉर्मली, जैसे एक प्रोजेक्ट है, किसी एरिया में आपको एक प्रोजेक्ट लगाना है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं, मतलब कई बार होता है कि वो एरिया मान लो कि खाली नहीं है, कोई इनहेबिटेड एरिया है, या कोई मतलब पार्क हुआ या कुछ हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है। अब इन्वायरमेंट पे उसका क्या असर पड़ेगा, आप उसको क्लियर करोगे। ठीक है, वहाँ की जो लैंड यूज पैटर्न है उसको चेंज करोगे। हाँ, मान लो कि कुछ पेड़ पौधे हैं या जंगल ही है, उसको काटोगे। ठीक है, तो जब ये सब अल्टर करोगे, ये सब करोगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पर। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कि इन्वायरमेंटली कितना फिजिबल है, वो EIA के थ्रू पता चलता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। It is a study to predict the effect of proposal activity project on the environment. UNEP defines EIA as a tool to identify the environmental, social, economic impact of project prior to decision making. ठीक है, environmental, social, economic impact तीनों, environmental, social और economic। देखो, सोशल इकोनॉमिक तब होगा, मतलब मोस्टली तब होगा जब यहाँ मान लो कि कोई जंगल है, वहाँ पर जो ट्राइबल्स रहते हैं, या जो लोग मतलब पहले से रह रहे हैं वहाँ पे, ट्राइबल्स नहीं हुए तो भी। ठीक है, तो उनकी जो मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे हम पर होंगी, तो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट वहीं पे आएगा बेसिकली। ओरिजिन कहाँ है, ये सबसे पहले नीपा में आया था 1970, US में। फिर टिल 1994 इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड लैक्ड लेजिस्लेटिव सपोर्ट। 1994 EIA नोटिफिकेशन प्रोमलगेटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996। ठीक है, तो पहली बार हमारे यहाँ 1994 में आया EIA, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996 के अंदर में प्रोमलगेट किया गया था। ठीक है, EIA में क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या सीक्वेंस होता है। पहला है प्रोजेक्ट प्रपोजल, जो जो प्रोजेक्ट उनको लगाना होता है उसका जो प्रपोजल होता है उसको सबमिट करते हैं। फिर होता है स्क्रीनिंग, प्रोजेक्ट विदाउट एनी नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आर क्लियर एट दिस स्टेज, मतलब जिसमें पहले स्क्रीन करते हैं कि अच्छा, कि मतलब ये किसी इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं हार्म कर रहा है तो उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कर रहा हो तो अगले स्टेज पे जाएंगे। अगले स्टेज में क्या है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट। तो अगर स्क्रीनिंग में पता चलता है कि वो हार्म कर रहा है, तो पहले स्टेज पर आएंगे, प्रिलिमिनरी असेसमेंट। ठीक है, फिर EIA प्रोसेस, मतलब उसके बाद आप EIA प्रोसेस में आ जाते हो कि कैसे इसको मतलब EIA आपको करना है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे करना है। तो इसमें पहला है स्कोपिंग। इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ डिटेलिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ EIA। ठीक है, Ministry of Environment and Forest has published guidelines for different sectors which outline the significant issues to be addressed in EIA। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इम्पैक्ट प्रोटेक्शन एंड असेसमेंट और अल्टरनेटिव। ठीक है, देखा था। फिर पब्लिक हियरिंग, EIA रिपोर्ट के बाद पब्लिक हियरिंग है। इसमें क्या है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल कंडक्ट पब्लिक हियरिंग बिफोर प्रपोजल्स आर सेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट for obtaining environmental clearance. Anyone anyone likely to be affected by proposed project is entitled to have access to the executive summary of EIA। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो प्रोजेक्ट को क्लियर करने से पहले वो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनके पास जाएगा। ठीक है, तो जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब उस प्रोजेक्ट से, जिनका प्रोजेक्ट से जो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, उनको वो जो EIA की एग्जीक्यूटिव समरी होती है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग एंड क्लियरेंस कंडीशन। ठीक है, फिर IT कैटेगराइज, अच्छा इट कैटेगराइज द प्रोजेक्ट इनटू टू कैटेगरी। प्रोजेक्ट ए, मतलब या कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। कैटेगरी ए नेशनल लेवल अप्रेजल है, अप्रेज्ड बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, requires mandatory environmental clearance, hence these projects do not undergo screening। ठीक है, अच्छा। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट स्टेट लेवल अप्रेजल है, अप्रेजल बाय स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। These projects undergo screening and are classified into two types, category 1
मैंडेटरी जो है EIA इज मैंडेटरी और दूसरे में EIA इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है। EIA नोटिफिकेशन 2006। EIA साइकिल comprise of 4 stages। ठीक है, पहला स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग, अप्रेजल। ठीक है, तो 4 हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग और अप्रेजल। ये उसकी स्टेजेस हैं EIA की अलग अलग। फिर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पब्लिश किया था। ये जो पहले का नोटिफिकेशन 2006 वाला था उसको रिप्लेस किया इसने। ठीक है। प्रोजेक्ट कैटेगरी नीड ऑफ एनवायरनमेंट क्लीननेस। जो कैटेगरी ए और B1 है इसमें मैंडेटरी नहीं, मैंडेटरी है, नीड मैंडेटरी एनवायरनमेंट क्लीननेस। B2 वाले में डू नॉट रिक्वायर मैंडेटरी एनवायरनमेंट क्लीननेस। एग्जाम्प्टेड प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? जो ऑफशोर या ऑनशोर ऑयल गैस और शेल एक्सप्लोरेशन है। ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो 25 मेगावाट तक होंगे। ठीक है, क्योंकि 25 मेगावाट के ऊपर उनको लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट माना जाता है। ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट बिटवीन 2000 to 10,000 hectares of command area, small and medium cement plants, acid other than phosphoric ammonia और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इनके अलावा जो भी एसिड्स हैं। फिर MSME इन डाई एंड डाई इंटरमीडिएट, बल्क ड्रग, सिंथेटिक रबर, मीडियम साइज पेंट, इन सब के लिए एक्सेम्पशन है। इंडिया इनलैंड वाटरवेज प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ वाइडनिंग ऑफ हाईवे between 25 kilometer and 100 kilometer with demand defined parameter। ठीक है। एरियल रोपवे इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज और स्पेसिफाइड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिल्डअप एरिया अप टू 1,50,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो ये सब वो प्रोजेक्ट हैं जो मतलब जिनको एग्जाम्पशन मिला है। इनको अगर ऐसा इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए इनको ज़रूरत नहीं है कि EIA करें। ठीक है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। फिर क्या है, की प्रोविजंस की प्रोविजंस ऑफ 2020 ड्राफ्ट। तो ये तो मतलब 2020 का है, इसके बाद से इसमें शायद अमेंडमेंट भी आया है 2022 में। ये 23 में ही अभी हमने देखा था अमेंडमेंट था ना। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। रिड्यूस टाइम फॉर पब्लिक हियरिंग, एग्जाम्पशंस ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है। एनुअल सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है। और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड सोली बाय प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। नो पब्लिक रिपोर्टिंग फॉर नॉन कंप्लायंस और पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, पेनल्टी फॉर फर्म्स। ठीक है, ये सब उसमें प्रपोजल था। अब पता नहीं ये चेंज हुआ कि नहीं, नई नोटिफिकेशन जो आई थी उसको देखना पड़ेगा, ये तो पुराना हो गया खैर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसमें क्या है, सस्टेनेबिलिटी का वही मतलब होता है कि आप जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ऐसा इस्तेमाल करें कि जो फ्यूचर आएगी वो भी ढंग से इस्तेमाल कर पाए, अपनी बिना ज़रूरतों को कंप्रोमाइज़ किए। ठीक है, जैसे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी वही चीज़ें हैं, वही तरीके मेथड हैं कि जिसकी वजह से वो बंदा मतलब मतलब वो क्या कहते हैं, आप एग्रीकल्चर करें और मतलब नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो और उस ज़मीन को नुकसान ना हो, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे वैसा। ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर an integrated system of plant and animal production practices having site specific application that will over the long term। ठीक है, that will over the long term, आगे का मिस है। अच्छा, satisfy food and fiber needs, enhance environmental equality and natural resources based upon which agriculture economy depends, make make the most efficient use of non-renewable resources and on-farm resources, and integrate where natural biological cycle and controls sustainable the sustain the economic viability of farm operation, enhance the quality of life of for farmer and society as a whole। ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कहा गया कि एक तरह की इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें प्लांट एनिमल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो साइट स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि जो फार्मिंग होगी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगी ना, तो और इसका उद्देश्य होता है कि जैसे जो ह्यूमन की जो फूड और फाइबर की नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, इन्वायरमेंट क्वालिटी जो है वो इन्हेंस हो जाए, नेचुरल रिसोर्स जो है वो भी बना रहे, मेंटेन रहे। ठीक है। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल हो बहुत एफिशिएंट तरीके से, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है वो ख़त्म हो सकता है, ख़त्म हो जाएगा।
फिर क्या इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉइल रिजुविनेशन, वाटर कंजर्वेशन, सीड कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, यूटिलाइजेशन एंड शेयरिंग। और क्या एग्रीकल्चर मेथड्स, पेस्ट कंट्रोल, ये सब है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के वो इंपॉर्टेंस। नीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जरूरत क्या है भाई, ठीक है। अच्छा अभी का बता रहा है, अभी सिनेरियो क्या है, 40% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये मतलब जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उससे 14% जो है टोटल ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है। क्यों, कई हम ऐसे क्रॉप्स उगाते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। ये जो तरीके मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ 50% ऑफ वर्ल्ड हैबिटेबल लैंड इनटू फार्मिंग लैंड, ठीक है। इंक्रीज पेस्टिसाइड यूसेज बाय 26 टाइम ओवर पास्ट 50 ईयर्स, पॉल्यूटेड 48% ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर वाटर, ठीक है। तो जरूरत इसीलिए जरूरत पड़ रही है। अच्छा, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लीड टू लॉस ऑफ 12 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड ईच ईयर टू डेजर्टिफिकेशन, ये ऐसा होना चाहिए था, डेजर्टिफिकेशन। At this rate, by 2050, another 120 million hectare of natural habitat will be lost to farmland, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि खेती जैसे जैसे ज़्यादा लोग मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो खेत को भी बढ़ाना पड़ता है ना, आपको नई ज़मीन चाहिए खेत करने के लिए। तो जो मतलब नेचुरल हैबिटेट्स हैं जो उनके आसपास जो लोग रहते हैं, खासकर आपने देखा होगा कि जंगल के पास जो रहते हैं तो वो जंगल काट कर खेती करना शुरू कर देते हैं। तो जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी कम होता जाएगा, जो वहाँ पे प्लांट एनिमल रहते हैं उनको भी खतरा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें बता रहा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्यों अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसमें क्या है, 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 बेसिक प्रिंसिपल जिसको FAO ने स्टेब्लिश किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से हैं, इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन यूज ऑफ रिसोर्सेज, protect and improve the rural lifestyle and the social welfare, responsible and effective governance mechanism, strengthen the resilience of people, communities, and ecosystem, promote direct activities to preserve, protect and improve natural resources, ठीक है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, एक तरह से 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को सस्टेनेबल बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। FAO aim to create national, regional, and global system that promote sustainability at social, economic, and ambiental levels, ठीक है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में कौन कौन से हैं भाई, प्लांट प्रोडक्शन में कौन कौन से, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड कल्चरल प्रैक्टिस, और मैनेजमेंट ऑफ सॉइल क्वालिटी, efficient and human use of input, consideration of farmers goals lifestyle choice, ठीक है। एनिमल प्रोडक्शन में कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग व्हेन इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक इज इन फार्मिंग। अच्छा, एनिमल सिलेक्शन कंसिडरिंग द फॉर्म, कैपेबिलिटीज एंड कंस्ट्रेंट, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग फीड क्वालिटी एंड monitoring animal health periodically, use of good genetic stock and quality germplasm to improve herd performance. A herd health program is critical to sustainable livestock production, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या है, मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है भाई, ये एक तरह का मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो मतलब जो टॉप सॉइल होती है उसके ऊपर एक लेयर बिछा देते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक दोनों तरह का हो सकता है, जो उसकी जो फर्टिलिटी है उसको उसको फिर से रिजुवेनेट कर सके, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज़ें जो उस पर बिछाते हैं कौन कौन सी है, ग्रास क्लिपिंग, स्ट्रॉ, बाग चिप्स, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में क्या है, स्टोन्स, ब्रिक चिप्स, प्लास्टिक, ये सब, ठीक है। सिग्निफिकेंट ऑफ मल्चिंग, प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, ठीक है, रिड्यूस कंपैक्शन फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ हैवी रेन, कंजर्व मॉइस्चर रिड्यूसिंग द नीड फॉर फ्रीक्वेंट वाटरिंग, और मेंटेन अ मोर इवन सॉइल टेम्परेचर, प्रिवेंट वीट ग्रोथ, ठीक है। तो ये था मल्चिंग का फायदा इसमें बताया था। जीरो टिलेज मतलब आपको उसमें जुताई नहीं करनी है, ठीक है, नो टिलेज। इसमें क्या है, जीरो टिलेज प्रोसेस वेयर द क्रॉप सीड विल बी सोन थ्रू ड्रिलर विदाउट अ प्रियर लैंड प्रिपरेशन एंड
डिस्टर्बिंग द सॉइल वेयर प्रीवियस क्रॉप स्टबल्स आर प्रेजेंट। ठीक है। Zero tillage not only reduce the cost of cultivation, it also reduces the soil erosion, crop duration, and irrigation requirement and effect, weed effect, which is better than tillage। ठीक है। जीरो टिलेज को नो टिलेज और नील टिलेज भी कहते हैं। एग्रो इकोलॉजी या एग्रो इकोलॉजी क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट simultaneously applies ecological and social concept and principles to the design and management of food and agriculture system। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रो इकोलॉजी तो देख लो भाई, रिसाइकलिंग है, इनपुट प्रोडक्शन है, इनपुट रिडक्शन, एनिमल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। गवर्नेंस उसकी का, फिर सोशल पार्टिसिपेशन डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस। ठीक है। फूड सिस्टम बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, फूड सिस्टम बेस्ड ऑन कल्चर और कंक्रीशन ऑफ नॉलेज पता नहीं। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है भाई? ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, केमिकल नहीं इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड होगा या फर्टिलाइजर हुआ, तो ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, इसलिए इसमें कोई भी जैसे केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या सिंथेटिक हार्मोन ये सब नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये सब नहीं होता इसमें। फिर क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? क्या है? मेंटेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, प्रिंसिपल्स क्या है इसके? मेंटेन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मेंटेन लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी, recycle material and resources, promotes sound health of livestock and optimize biological productivity, prepare organic product through methods maintaining vital qualities, rely on renewable sources। ठीक है। मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अच्छा, जो ऑर्गेनिक फूड है उस पर मैंडेटरी है कि आप बताएं कि है कि नहीं है। उसमें फुल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि क्या है, कैसे इसको ऑर्गेनिक बता रहे हो। ठीक है। अप्रूवल अथॉरिटी कौन है इसमें? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया और वॉलंटरी लोगो फॉर फ्रॉम FSSAI दैट मार्क इट्स प्रोडक्ट एज ऑर्गेनिक। ठीक है। फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसमें क्या होता है कि जो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम्म। और किसी भी मतलब जो इनपुट्स होते हैं उसको खरीदने में भी पैसा नहीं गंवाते हैं। ये ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें जो इस बार हमने मतलब कि कुछ खेती की और इस बार उगाया, नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से मतलब जब फिर से आएंगे तो उसमें क्या कहते हैं, मतलब उन्हीं 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 जो चीज़ उगाई है ना, उन्हीं को ही इनपुट की तरह इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं में से रख के अगली बार इनपुट की तरह इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें अलग से खर्चा ना करना पड़े इनपुट के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या है? reduce the cost of production down to zero due to utilization of all the natural resources available and around the crops। ठीक है। farmers use earthworms, cow dung, urine, plants, human excreta and other biological fertilizer for crop protection and being developed by सुभाष पालेकर। ठीक है। कोर प्रिंसिपल ऑफ ZBNF क्या है? Dizamrutham, microbial coating through cow dung, urine and dung based formulation। Jivamrutham, enhance soil microbe through the application of cow dung and cow urine, other ingredients, cover crop and mulching। फिर और भाषा अभी होंगे दो चीज। इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है कि विच आर थॉट टू बी सस्टेनेबल हैव बीन डेवलप्ड टू स्लो the deterioration of agriculture land and even regenerate soil health and ecosystem services। These development may fall in category of organic farming or integration of organic and conventional agriculture। ठीक है। अब इसमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अच्छा, पैस्चर क्रॉपिंग,
involve planting green crop directly into grassland without first applying herbicides. The perennial grasses form a living mulch understory to the grain crop, eliminating the need for plant cover crops after harvest. ठीक है। फिर क्या है, बायो इंसेंटिव एग्रीकल्चर focuses on maximizing efficiency as per unit area, energy input and water input. Agroforestry combine agriculture and orchard forestry technologies to create more integrated, diverse, productive, profitability, health, sustainable land use system. ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि it reduces the input and thus represent potentially sustainable agriculture intensification. However, while total yield per acre is often increased, yield of any single crop after diminish often diminish. ठीक है। अच्छा, और वो कह रहा है कि शुरू में हो सकता है कि yield ज़्यादा मिले, लेकिन बाद में इनकी जो क्रॉप मतलब प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। Vertical farming, intensive crop production on a large scale in urban centers in multi-story artificially lit structure for production of low calorie food like herbs, microgreens or lettuce. Yeah. फिर permaculture क्या है, involve framework for creating harmonious integration of land and people, providing their food, energy, shelter and other material and non-material needs in a sustainable way. The term was coined by Bill Mollison in 1978, permaculture. ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इम्प्रूव इनकम। ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम, मेनली जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे इस्तेमाल करने देखने मिलते हैं क्योंकि वहाँ स्पेस की कमी है। ठीक है। तो वर्टिकल फार्मिंग में लेयर लेयर पे कर देंगे। ठीक है। कौन था, 1959, गिलबर्ट गिलबर्ट एलिस बेले जिसने वर्टिकल वर्टिकल फार्मिंग टर्म कॉइन किया था। ठीक है। इसमें जो क्रॉप्स या प्लांट हैं वो वर्टिकली स्टैक्ड होते हैं लेयर लेयर में। ठीक है। एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर ये, ऐसे करके। एडवांटेज ऑफ वर्टिकल फार्मिंग क्या है, हाई प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर विदाउट द रिस्क ऑफ वेगरीज ऑफ नेचर, reduce the transport cost, 70 to 95% less water utilization compared to traditional farming, 90% or no soil is needed and thus no pest and disease. सही है। Infestation, so organic food is produced, ठीक है, fresh produce with all its original nutrient qualities, helping greening of urban areas and help to reduce the rising temperatures and mainly air. ठीक है। डिसएडवांटेज क्या बोला है कि इनिशियल में हाई कॉस्ट होती है। ठीक है। हाई एनर्जी कॉस्ट एंड ग्रोइंग प्लांट इज इंटायरली विद आर्टिफिशियल लाइट, एक्सेस न्यूट्रिएंट यूज होता है इसमें वर्टिकल फार्मिंग में, lead lighting system emit heat throughout a small amount will create problem of maintaining the temperature especially in summer. ठीक है। Lot of garbage, plant residue, skilled workforce is needed. ठीक है। skilled workforce एक limitation है। सिस्टम ऑफ वर्टिकल फार्मिंग क्या है, हाइड्रोपोनिक्स जो पानी में खेती होती है उससे रिलेटेड है। It is method of growing food in water using mineral nutrient solution without soil. The uh, basic of this method is basic is to reduce soil related cultivation. Soil related cultivation like soybean, कौन है, soil borne insect pest and disease। ठीक है। cultivation problem, sorry। ठीक है। Aeroponics, uh, no growing medium has the to लिखा है इन एरोपोनिक्स मिस्ट और नेचुरल सॉल्यूशन आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर। मतलब नॉर्मली वहाँ पे पॉसिबल होगा जहाँ पर मतलब ठंडा इलाका हो जहाँ पर, ठीक है, आपको एटमॉस्फेयर से अच्छा खासा वो मिल जाए, क्या कहते हैं, मॉइस्ट। एक्वापोनिक
एक्वापोनिक्स ये भी पानी से रिलेटेड है, ठीक है। बायोसिस्टम दैट इंटीग्रेट रेसिकुलेटेड एक्वाकल्चर with hydroponic vegetable, flower and herb production to create symbiotic relationship between plant and fishes, ठीक है। ये है हाइड्रोपोनिक, ये है एक्वापोनिक, और क्या है एरोपोनिक। सही है। Integrated pest management, ecosystem based strategy that focus on long term preventing of pest their damage through a combination though through a combination of technique used as biological control, habitat manipulation or modification of cultural practices and use of resistant varieties, ठीक है। Component of IPM, integrated pest management क्या है? Pest identification, monitoring and assessing pest and damage, preventing pest problem, or using combination of biological, culture, physical, mechanical and chemical management tools। फिर क्या है? After action is taken, assessing the effect of pest management, ठीक है। Approach क्या है? Biological control, cultural control, मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, ठीक है। फिर क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब उससे क्या आया? बेसिक कंपोनेंट, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज एंड आईपीएम, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट में क्या है? प्रिवेंशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, सीड सिलेक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन, और इंटर क्रॉपिंग, ठीक है, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ये सब हैं बेसिक कंपोनेंट में। टेक्नोलॉजिकल एंड सर्विस में क्या है? इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज, डिसीज कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल, इरोजन कंट्रोल, ठीक है। आईपीएम क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर और साइंटिस्ट का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या है? इसको किससे इंटीग्रेट करते हो? जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको लाइव स्टॉक से इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो जो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है उससे इंटीग्रेट करते थे, तो एक ऐसा मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मिलता है जो सस्टेनेबिलिटी में मदद करेगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, सॉइल मैनेजमेंट, फर्टिलिटी और क्रॉप हेल्थ एंड प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड बायो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर मैनेजमेंट, लैंडस्केप एंड नेचर कंजर्वेशन, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक, यहाँ तक मुझे ये सही मैप है, ये ज़्यादा सही मैप है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, चीज़ें कैसे जुड़ी हैं आपस में उसे बता रहा है। फिर क्या? गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है अपने यहाँ? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉरी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स का दिया गया है, कोई मतलब नहीं बहुत ज़्यादा है। मिशन इंटरवेंशंस, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग, ठीक है। फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसमें क्या था? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर दैट सस्टेनेबली इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इनहेंसिंग रेजिलियंस, इसको एडेप्शन एडेप्टेशन इसमें कहा गया इनके सेंस में, ठीक है। फिर क्या है? फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन practice that benefit food production, adaptation and mitigation, that is restoration of degraded temple, improved okay, improvement of macro और macronutrient soil, ठीक है। तो ये फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये जो देखा था, मतलब है ये अपने अभी भी चलता है। प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड है फार्मर्स के लिए, जो उनकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं, लैंड होल्डिंग्स, उसके लिए जनरेट होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉइल हेल्थ स्कीम, सॉइल हेल्थ स्कीम कार्ड,
इसमें क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड। उसमें सॉइल हेल्थ के कार्ड जो होते हैं उसमें सॉइल के बारे में लिखा रहता है कि इसमें एसिडिटी कितनी है या कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी है, वो सब उसमें लिखा रहता है। तो जब वो नेक्स्ट टाइम वो किसान फार्मिंग करेगा तो उसको पता रहेगा कि कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए। तो एनपीके वाला कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको देख के हिसाब से वो वही खरीदेगा जो उसको जरूरत है, ना कि सारा खरीद ले। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद प्रोमिनेंट थ्रेटेंड स्पीशीज, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।